हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप के द्वारा स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस स्पेशल इनिशिएटिव में हम लोग हर रोज आप लोगों के साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। हमारा जो डेली वीडियोस रहेंगे, यहाँ पे आप लोगों के साथ 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। ये स्पेसिफिक इनिशिएटिव हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है, उनके लिए रिविजनरी पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, या वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनको इस स्पेसिफिक टॉपिक का आइडिया, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यही कारण है हर रोज 5 एमसीक्यूज को आप लोग रेगुलरली सुनिए और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से सिंक्रोनाइज करिए, या ये देखिए कि किस स्पेसिफिक टॉपिक में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और किस स्पेसिफिक टॉपिक में आपको और ज्यादा प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो आज का लेक्चर हमारा है दैट इज योर स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए, स्वदेशी मूवमेंट को के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। क्लियर? अब देखिए, बात है 15th 16th सेंचुरी की। 15th 16th सेंचुरी में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ यूरोप की। ये वो वाला टाइम पीरियड था जिसको हम लोग एज ऑफ रेनेसा या एज ऑफ एनलाइटनमेंट के रूप में जानते हैं इन यूरोपियन सोसाइटी। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे यूरोपियन सोसाइटी ने जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज थे उनको पीछे छोड़ के रैशनैलिटी और साइंटिफिक आइडियाज को अपनी सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा 16th 17th सेंचुरी तक आते आते कि यूरोपियन सोसाइटी में हम लोगों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिली 17th और 18th सेंचुरी में। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिली तो यूरोप में आपका एक देश था जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम, या जिसको आप लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हो। वहां पे सबसे पहले आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिली। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब यही है कि अब यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब आप लोगों को डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। इंडस्ट्रीज के डेवलप होने का मतलब है जहां पे पहले एक चीज आपकी 10 दिन में बना करती थी, अब वो शायद एक दिन में बन रही है या एक घंटे में बन रही है। आसान भाषा में गुड्स की सरप्लस प्रोडक्शन। अब धीरे धीरे यूके के बाद बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेन है, पोर्चुगीज हैं, फ्रांस है, वहां पे भी आप लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ग्रोथ या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलेगी। अब कहानी सिंपल सी यही है कि एक यूरोप या एक कॉन्टिनेंट के अंदर मल्टीपल आपकी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं वो अपने आप को डेवलप कर रही हैं। अब ये चाहती थी अपने सामान को बेचने के लिए एक मार्केट, और उसके साथ साथ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना चाहती थी। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके लिए इनके यहाँ पे हो रही थी, उसके लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी वो भी चाहती थी कि किसी स्पेसिफिक एरिया से प्रोक्योर कर सको। तो यहाँ पे इन देशों ने क्या करना शुरू किया, 15th 16th और 17th सेंचुरी में ऐसे कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, ऐसे एरियाज को कंकोर करना शुरू किया, ऐसे एरियाज को कंट्रोल करना शुरू किया जहां पे जो रॉ मटेरियल हैं उनकी बहुत ज्यादा एबंडेंस है, या जहां पे बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट का मतलब है जहां पे इनकी इंडस्ट्रीज के बने हुए सामान को खरीदा जा सके। तो धीरे धीरे 16 17 20 सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आप लोगों को ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन का कंट्रोल देखने को मिला। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका में आपको पोर्चुगीज, स्पेन, क्लियर, फ्रांस, इनका कंट्रोल देखने को मिला। और उसी तरह से अगर हम लोग हिंदुस्तान, एशिया, साउथ एशिया की बात करें तो वहां पे कोशिश तो बहुत यूरोपियन पावर्स ने की, लेकिन सक्सेस किसको मिली, तुम्हारे ब्रिटिश एम्पायर को। अब जब ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा इंडिया के ऊपर जो है वो प्रॉपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इनका मेन ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कॉलोनियल माइंडसेट के नाम से भी जानते हैं, कॉलोनियलिज्म के नाम से भी जानते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से यहाँ के जो रॉ मटेरियल है उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया जाए। पहले तो ये ट्रेडर्स बन के आए थे, क्योंकि इंडियन स्पाइसेस, इंडियन मसाले जो हुआ करते थे, इंडियन टेक्सटाइल जो था उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। तो ये चाहते थे कि एक तरह से ये व्यापारी बने और इंडियन स्पाइसेस और टेक्सटाइल को दूसरी जगहों के ऊपर बेचे, क्योंकि इंडियन सामान को उस जमाने में बहुत ज्यादा भाव मिला करता था। लेकिन जब इनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी शुरू हुई तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, यहाँ से जो रॉ मटेरियल था इंडिया से, उस रॉ मटेरियल को लेके जाना शुरू किया अपने कॉन्टिनेंट में, अपने कंट्री में। और वहां पे इंडस्ट्रीज ने यूज किया उस रॉ मटेरियल को, उससे फाइनल गुड्स बनी, फाइनल प्रोडक्ट्स बने, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो है वो फिर से हिंदुस्तान में बेचना शुरू कर दिया, अपनी कॉलोनीज में बेचना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोचो कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको यूज किया जा रहा है किसी और इंडस्ट्री के द्वारा या किसी और कंट्री की इंडस्ट्री के द्वारा। तो धीरे
धीरे क्या होना शुरू हो गया, हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल, जो हमारा वेल्थ था, वो प्रॉपरली ड्रेन हो रहा है। और उसके साथ साथ जब ये बाहर से सामान को, फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व थे वो भी धीरे धीरे जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मशीनों से बना हुआ सामान जो था वो बहुत ज्यादा चीप हुआ करता था। तो ये स्पेसिफिक तुम्हारी जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ है, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस स्पेसिफिक फिलोसफी को प्रोपाउंड किया गया था, ये चीज हमें बहुत बाद में जाके पता चली। तब पता लगी जब ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, हमारे देश के लोग बाहर जाके पढ़े, वहां पे उनको आइडिया लगा कि किस तरह से जो कॉलोनियलिज्म है वो एक देश के इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो कहानी सिंपल सी क्या होगी, हमारे जो देश के लोग हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए, कंप्लीटली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गए, किसके ऊपर, जो तुम्हारा ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश कंपनीज हैं उनके ऊपर। और धीरे धीरे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू होगी। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की अगर हम स्पेशली बात करें तो इन्होंने इस स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट किया, और हमें जब तक इस चीज के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके थे। तो ये चीज हम लोगों को आइडिया लगना शुरू हो चुका था कि हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश कॉलोनियल हेजिमनी जो है उसको किसने सबसे ज्यादा प्रमोट किया, जो उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन थी। तो इनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को हम लोग किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, हम इनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को चैलेंज कर सकते हैं या इनका जो प्रॉफिट है उसको रोक सकते हैं, अगर हम बाहर से आने वाली चीजों का बॉयकॉट करना शुरू कर दें, हम इन चीजों को कंज्यूम करने से मना कर दें, और उसके साथ साथ जो हमारे लोकल इंडस्ट्री है उससे सामान को खरीदना शुरू करें। क्लियर, आत्मनिर्भर बने, आत्मशक्ति हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस हो। तो ये इस स्पेसिफिक बेसिक फिलोसफी, इस स्पेसिफिक आइडियोलॉजी जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा किया गया उसको रिवर्स करने के लिए जो है वो स्वदेशी मूवमेंट हिंदुस्तान के अंदर शुरू होती है। और स्वदेशी मूवमेंट के पीछे जो फैक्टर था वो तुम्हारा था बंगाल डिवीजन। जब जो तुम्हारे ब्रिटिश एम्पायर उसको जरा अनाउंस किया जाता है कि जो बंगाल वाला एरिया जो स्पेसिफिक टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 25% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था हिंदुस्तान की, उसको दो हिस्सों में तोड़ा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जहां पे हिंदुओं को अलग किया जाता है, मुस्लिम्स को अलग किया जाता है। क्लियर। अब जब बंगाल डिवीजन तुम्हारा हुआ तो वो इमीडिएट कारण बना स्वदेशी मूवमेंट का, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा ग्रुप था लाल बाल पाल, आप सब लोगों ने सुना होगा लाल बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पॉल। ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के थे, ये चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर को फोर्स किया जाए, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एजिटेशन किया जाए ताकि वो उनकी बातों को माने। तो 1905 में जब बंगाल डिवीजन अनाउंस किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे हमारे यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप विद इन कांग्रेस बना था वो इस स्पेसिफिक टाइम को बिल्कुल सही मानता है, जहां पे वो लॉन्च कर सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट, या एक ऐसी मूवमेंट जो ब्रिटिश एम्पायर को प्रेशराइज करे, फोर्स करे कि वो हमारे यहाँ पे बंगाल डिवीजन को रोक दे, और उसके साथ साथ इंडिया को सेल्फ रूल दे। सेल्फ रूल उस जमाने में कहा जाता था, हिंदी में स्वराज थे। तो आसान भाषा में स्वदेशी मूवमेंट, तो आई होप आपको पता चलोगा, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स का, और उसके साथ साथ जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है इसको डेवलप करना। तो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत 1905 में होगी, 1911 तक ये आपकी मूवमेंट जो वो एक्टिव रहेगी, लेकिन इसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी है कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से जो स्वदेशी मूवमेंट थी ये एक तरह से शुरुआत थी, एक तरह से बिगिनिंग थी, जहां पे जो कॉलोनियलिज्म ब्रिटिश के द्वारा हमारे ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया था उसको उन्होंने रिवर्स करने की कोशिश की, उसको उल्टा करने की कोशिश की। तो ध्यान रखिए, आपके प्रीलिम्स में नो डाउट काफी फैक्चुअल सवाल आते हैं, लेकिन जब मेंस में आपका क्वेश्चन बनेगा तो उसके बारे में आप लोगों को काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो स्वदेशी मूवमेंट, आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। क्लियर। अब इसके ऊपर हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर सेड दैट स्वदेशी मूवमेंट इज ए प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट। तो प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब समझ आया आपको? प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब यही होता है, आजकल भी इस तरह की पॉलिसीज को आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो, जहां पे कोई भी एक कंट्री जो है वो बाहर से आने वाली चीजों को या तो बैन कर देता है या उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग टैरिफ्स लगा देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टैक्सेस लगा देता है, जिससे जो उनकी लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कही गई है किसी एक स्पेसिफिक स्कॉलर के द्वारा। वही सवाल जो है वो आप लोगों के पास है, ये स्टेटमेंट किसने दी है? इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी मजूमदार, सुमित सरकार, नन ऑफ द अबव। किसने इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को दिया है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। शाबाश, आपका आंसर सही है, दैट इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट को दिया है। इसके साथ साथ एनसी मजूमदार ने यह भी कहा है कि जो थ्योरी हुआ करती थी, जिसमें इससे पहले भी
काफी हमारे जर्नल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर आ रहे थे, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जो वो मेंशन किया जा रहा था। तो जो चीजें हम थ्योरी में पढ़ रहे थे उसको प्रैक्टिकलिटी जो है वो हम लोगों ने जो है वो जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ उससे हमने देखनी शुरू की, जिसके बारे में आरसू मजीमदार ने कोट किया है। सुमित सरकार ने बात की कि किस तरह से जो स्वदेशी मूवमेंट है इसने हमारी जो इट शेप द लाइफ ऑफ पीपल विच डायरेक्टेड टिल 1947। जो जो स्वदेशी मूवमेंट में हुआ, स्वदेशी मूवमेंट ने हमने चीजों को बॉयकॉट करना शुरू किया, लोकल इंडस्ट्री को बिल्ड करना शुरू किया, क्लियर, हमारे यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नए बनने शुरू हुए, क्लियर, यही सारी की सारी चीजें बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा वहां पे भी देखने को मिलेगी, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट होगा वहां पे भी देखने को मिलेगी। तो स्वदेशी मूवमेंट ने एक तरह से जो पुश किया था कि कैसे हम आत्मनिर्भर बन सके, उसको धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि इंडियन लोकल इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर देगी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था देश की आजादी के लिए, क्योंकि जो लोकल बिजनेसमैन थे, लोकल इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने ही नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को बाद में फंड किया था। तो अगर यहाँ पे लोकल फंडिंग नहीं होती, पैसा नहीं होता कांग्रेस के पास, तो शायद आजादी की लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तो इस तरह से जो स्वदेशी मूवमेंट है इसने बहुत ज्यादा पुश किया हमारे यहाँ पे अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए। अगर शायद ये मूवमेंट ना चलती तो आज भी हमारे देश के बहुत ज्यादा बुरे हाल होते और शायद हमें आजादी जो है वो 1947 में ना मिलती। तो एक तरह से जो फाउंडेशन थी इंडियन इंडिपेंडेंस की, उसकी शुरुआत हमें स्वदेशी मूवमेंट से देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। With reference to freedom struggle of India in early 20th century, the infamous Carlisle Circular was issued with an objective to। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पता होना चाहिए। पहला है सप्रेस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, सप्रेस नेशनलिस्ट एक्टिविटीज ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट, थ्रेटन स्टूडेंट एक्टिविस्ट टेकिंग पार्ट इन स्वदेशी मूवमेंट, फोर्थ इज थ्रेटन इंडियन सिविल सर्वेंट शोइंग सिंपैथी टू द नेशनलिस्ट लीडर्स। क्लियर। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। देखिए कहानी सिंपल सी क्या है कि आंसर देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। आंसर इसका आपका है सी। कहानी सिंपल सी यही है कि जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू होती है तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एम्पायर को जो सर्विसेज हैं, गुड्स, उनको प्रॉपर्ली डिनाउंस किया जाएगा, तो काफी स्टूडेंट जो थे वो अपने कॉलेजेस को छोड़ देते हैं, कॉलेजेस में जाना मना कर देते हैं। उसी स्पेसिफिक टाइम पे 1905 में ही आपका जो वो कार्लियर सर्कुलर जो है वो इशू किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। स्पेसिफिक सर्कुलर में मेंशन किया जाता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी को छोड़ेगा टू सपोर्ट स्वदेशी मूवमेंट, तो उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को जो मिलने वाला है, स्पेसिफिक कॉलेज को मिलने वाला जो सरकार का सपोर्ट है उससे उसको वापस छीन लिया जाएगा। यही कारण था कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्वदेशी मूवमेंट में हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने काफी जो है वो नए नए कॉलेजेस का निर्माण किया। तो एक तरह से इंडिया में चाहे एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए, उसकी शुरुआत आपको 1905 में देखने को मिलती है, जो कि हमारे यहाँ के जैसे अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो है वो हमारे यहाँ पे लोकल कॉलेजेस जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली जो कॉलेज सर्कुलर है ये स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट को जो है वो थ्रेटन करने के लिए जो है वो इशू किया गया था। क्लियर सकते हो। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट ऑफ बरिसाल इन देयर एजिटेशन। सेकंड, इन 1889 द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। थर्ड इज द बंगाल नेशनल कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1906 with Aurobindo as the principal. Tagore preached the cult of Atma Shakti, the main plank of which was social and economic regeneration of the villages. क्लियर। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, जल्दी से बताइए कि कौन सा सही नहीं है। अगर हम लोग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें आसान भाषा में, जो बाद में स्वदेशी मूवमेंट में जो है वो आपको बिल्ड होता हुआ देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपका है ए। पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपकी सिविल डिसओबिडेंस के मूवमेंट के कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही है। वहां पे लियाकत हुसैन के द्वारा जो है वो मुस्लिम पीजेंट्स को जो है वो लीड किया गया था। जो तुम्हारा स्वदेशी मूवमेंट है वहां पे मुस्लिम पार्टिसिपेशन आपको बहुत जोर शोरों से देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया। पहला, जस्ट लाइक 1857 रिवोल्ट दिस मूवमेंट आल्सो फेल्ड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम बंगाली मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। सेकंड इज गोपाल कृष्ण गोखले कॉल्ड दिस मूवमेंट बहिष्कार योगा। थर्ड इज दिस मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू बंगाल ओनली। तीन स्टेटमेंट है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। यहाँ पे देख लेना इनकरेक्ट है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स में डाला गया क्योंकि कभी कभी आप लोगों को मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसका आंसर आपका है डी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। अब देखिए कैसे। पहले की अगर मैं बात करूंगा तो जो बंगाल मिडिल क्लास है उसने प्रॉपरली सपोर्ट किया था आपकी स्वदेशी मूवमेंट को।
यहाँ पे हर तरह की सपोर्ट मिली थी। मिडिल क्लास ने सपोर्ट किया, पीजेंट्स ने सपोर्ट किया, वर्कर्स ने सपोर्ट किया, वुमेन ने सपोर्ट किया, जो आपके जो जमींदार थे उन्होंने सपोर्ट किया। क्लियर। तो मल्टीपल सपोर्ट जब आप लोगों को हर एक तरह से, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, हर एक तरह से जो है स्वदेशी मूवमेंट को आपको सपोर्ट देखने को मिल रही थी हिंदुस्तान के अंदर। सेकंड है, गोपाल कृष्ण गोखले कॉल दिस मूवमेंट बहिष्कार योगा। इस मूवमेंट को बहिष्कार योगा जरूर कहा गया था, लेकिन वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नहीं कहा गया था, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। दिस मूवमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू बंगाल ओनली, नहीं, ये स्टेटमेंट जो ये स्पेसिफिक जो स्वदेशी मूवमेंट थी आप लोगों को हिंदुस्तान के बाकी एरियाज में भी जो है वो एक तरह से फ्लरिश होती हुई देखने को मिली। नो डाउट ज्यादा एक्टिव बंगाल में थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बंगाल ओनली लिख दिया तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी, क्योंकि बाकी एरियाज में भी हम लोगों को स्पेसिफिक मूवमेंट चलती हुई देखने को मिलती है। यही कारण है तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। आंसर आपका है डी। लास्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगेन स्टेट में इस तरह के सवाल के लिए तैयार रहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स ऑन, जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो बंगाल पार्टीशन है वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो एक तरह से इंप्लीमेंट हुआ था। तो ये है आप लोगों के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।